हेलो बच्चों, वेलकम। माई सेल्फ अजय मुद्रोकर फ्रॉम संस्कार गुरुकुल इंटरनेशनल। ठीक है, तो हम लेसन स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे बच्चों आपके सामने एक इमेज है जिसके अंदर आप देख रहे हो एक ग्लास है। ठीक है, ग्लास के अंदर हमने क्या रखा है, पानी रखा हुआ है। तो पानी का जो स्तर है उसके ऊपर का स्तर देखो, उसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, खाली है। मतलब ये क्या है, हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे दो मीडियम्स है। एक जो पानी के ऊपर वाले हिस्से में है उसको बोलते हैं एयर मीडियम, और जो पानी है वो दूसरा मीडियम। ठीक है, तो दो मीडियम्स है हमारे पास। तो यहाँ पे हम पढ़ना ये है कि जब एक रे ऑफ लाइट पास होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो क्या होता है, ऑब्वियसली इट बेंड्स। तो सिमिलरली आप देखोगे उस ग्लास को, तो पेंसिल आपको दिख रही है। ठीक है, मगर पेंसिल तो हमेशा स्ट्रेट रहेगी, मगर हम जब उसको एक ग्लास के अंदर रख रहे हैं तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बेंड हुई है। तो ये चीज़ होती है रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स। ये बेंड क्यों होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें लाइट बेंड्स इनवर्ड्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज़ स्लोअर इन वाटर। मतलब इसका मतलब ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट मैटर करता है, डिपेंड्स अपॉन द मीडिया इन विच इट इज़ प्रोपगेटिंग। समझे, अगर एयर हो तो फास्ट होगा, वैक्यूम हो तो बहुत फास्ट होगा, वाटर हो तो थोड़ा कम होगा, या फिर ग्लास हो तो बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो मीडियम है, एयर मीडियम और वाटर मीडियम। जो लाल कलर की लाइन आपको दिख रही है, रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम द मीडिया, एयर मीडिया, एंड इट इज एंटरिंग इनटू द water media, so rare medium to the denser medium. So obviously it is, what is happening with it, so what is happening here, a ray of light coming from one medium entering into the another medium, and due to its change in speed it is bending. जो dotted line आपको दिख रही है it is called as the normal. Normal मतलब imaginary line. So when we draw a normal we will get the angle theta 1 and theta 2. The theta 1 will be the angle of incidence and theta 2 will be the angle of refraction. And always remember, after refraction the light ray bend towards the normal, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्लास लैब हमने लिया है जिसके अंदर अपन सब कुछ आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट हमने लिया है ए बी, जो इंसिडेंट हो रहा है एट द पॉइंट ई ऑन द सरफेस पी क्यू। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किए यहाँ पे n1 n2। ठीक है, हमने इसको नॉर्मल ड्रॉ करते ही हमें दो एंगल मिल जाते हैं आई एंड आर। ठीक है, दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास दो मीडियम है, एयर और ग्लास। सो ऑब्वियसली द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मच हायर कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, बेंड होगा, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। n2 की तरफ क्या हो रहा है, वो स्लाइटली बेंड हो रहा है। ठीक है, बट द सेम रे ऑफ लाइट coming out from that glass slab and it is emerging out in the form of एफ डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन इट इज़ गेनिंग, अगेन इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, n1 डैश n2 डैश। ठीक है, n1 डैश और n2 डैश और n1 और n2, आप दोनों नॉर्मल को ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट केस में रे ऑफ लाइट बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, मगर सेकेंड मीडियम से जब वो बाहर एमर्ज हो रही है तो इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, incident ray, then there is a EF is the refracted ray, then F and D that is called as the emergent ray. ठीक है, so in this manner, तो बच्चों इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि जितने भी अब तक हमने ये जो एग्जांपल पढ़े उन सब से हमें ये पता चलता है कि जब भी एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से अनदर मीडियम में जब जाती है तो डेफिनेटली उसका जो पाथ डायरेक्शन है वो चेंज होता है। वो इसलिए चेंज होता है कि उसकी गति में चेंज आ जाती है, उसकी स्पीड और वेलोसिटी में जो है चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे इसके कुछ लॉज हैं जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो फर्स्ट लॉ देखिए, द इंसिडेंट रे
द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अभी देखो आप ऊपर के हिस्से में एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, दैट इंसिडेंट रे एक एंगल क्रिएट कर रही है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो जहाँ पे वो इंसिडेंट हो रही है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद वो क्या हो रही है, मीडियम चेंज कर रही है। मीडियम चेंज करने का मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रही है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, और जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है वो ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये बनेगा अपना फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एवरीथिंग लाइज इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे दूसरा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया मतलब रेयर एंड डेंसर दोनों के लिए भी, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। सो साइन ऑफ द रेशो, इसका हम क्या करते हैं, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ आई है ना उसको हम साइन से कवर करेंगे। सो एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट म्यू। म्यू ये जो कांस्टेंट है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो साइन ऑफ द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल of incidence, that is sin I, to the sine of angle of refraction, that is sin R, the ratio of sin I and sin R is always constant, ठीक है। इसको हम दिस कांस्टेंट को म्यू से डिनोट किया जा सकता है और इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि एक मीडियम से और एक मीडियम में लाइट जब पास हो रही है तो वो बेंड हो रही है, ठीक है। मगर कितना एक्सटेंट में वो बेंड हो रही है, कितने एंगल से कितना वो बेंड हो रही है, वो हमें अगर पता करना है तो हमें ज़रूरी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक सिंबल जो है एन रहता है, ठीक है। और उसको जानने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो n इज इक्वल्स टू सी बाई वी। सी का मतलब ये रहेगा कि स्पीड ऑफ द लाइट रहेगा इन अ वैक्यूम और v रहेगा स्पीड ऑफ द लाइट इन ए मीडियम। मीडियम बहुत सारे रहेंगे, कुछ भी मीडियम रहेगा, तो उस मीडियम का टेबल भी हमारे पास है, हमारे रीडर में मौजूद है, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का ओवरऑल मतलब ये रहेगा कि जब भी एक रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर होती है वो अपना पाथ का डायरेक्शन चेंज करती है, क्योंकि उसकी स्पीड में चेंजेस आती है। और जो बेंट हुई है, कितना बेंट हुई उसे हमें जानने के लिए हमें ज़रूरी है एक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको एन से डिनोट किया जा सकता है। एन इज इक्वल्स टू सी बाई वी। सी क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी रहेगा वेलोसिटी इन द मीडियम। तो हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल, मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी तरीके से और एक है। सो मटेरियल क्या है अपने पास, मीडियम क्या है, एयर है। एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा 1.003। सो उसी तरह पूरा एक टेबल है आपके पास जो आपको स्टडी करना है। अगर आप इसको स्टडी करोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, जिसके अंदर हम पहले तो उसके यूजेस जान लेते हैं। लेंसेज में दो तरीके के रहते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस रहता है, एक कॉनकेव लेंस रहता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने। जो यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स को मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ किया जा सकता है और माइक्रोस्कोप में भी यूज़ किया गया है। और कॉनकेव को कहाँ पे है, स्पाई होल इन डोर्स और फ्लैश लाइट में भी, ठीक है। अगर अब इसको हम रियल लाइफ में देखेंगे तो किस तरीके से दिखते हैं, वो दिखते इस तरीके से कुछ। कॉनकेव लेंस जो रहता है जो मिडल में थिन रहता है और उसका एड्ज जो है थिक रहता है, ठीक है। मगर आप उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस को देखोगे तो उसका मिडल पार्ट जो है वो थिक है और उसके जो एड्ज है वो बहुत ही थिन है। तो उसके लिए मैं सेपरेटली आपको दो इमेज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दो जगह पे आप देख सकते हो। एक तरफ है कॉनकेव जो बीच में थिन है और एक तरफ है कॉन्वेक्स जो बीच में थिक है। तो डेफिनेशन देखिए, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बॉर्डेड बाय टू कर्व सरफेसेस विच आर जनरली स्फेरिकल। मतलब ये लेंस दो स्फेरिकल सरफेसेस से बना हुआ होता है, जिसको हम डबल कॉन्वेक्स या डबल कॉन्केव भी कह सकते हैं, या सिंपली आप उसको कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन था।
तो अभी जो आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तरफ है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉनकेव लेंस। ओके, तो पहला वाला ये जो डायग्राम है इसमें रहेगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम नॉर्मली इन जनरल वे हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, और कॉनकेव को हम जो कहते हैं डाइवर्जिंग। तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, देखिए यहाँ पे ए रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो रही है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ज्वाइन हो रही है, मतलब कन्वर्ज हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे कॉनकेव लेंस को, जहाँ पे आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फोकस। तो मतलब यहाँ पे एक मिरर में, एक लेंस में जो है रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज मतलब अवे, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड कॉन्वेक्स में जो कि फिगर ए में है, इसमें ये हो रहा है कि एट वन पॉइंट दे आर मीटिंग, मीन्स कन्वर्ज हो रहा है। जो यहाँ पे फोकस है कॉन्वेक्स में वो रियल फोकस रहेगा, और जो फोकस है कॉनकेव में वो वर्चुअल फोकस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से लॉज है, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली बार भी, कुछ लॉज इस तरीके से, जैसे कि अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी पढ़ा था। समझो एक रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल फोकस से और वो इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दो रहेंगे, C1 और C2, और जो अपन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में अपन ने देखा है, तो वहाँ पे कॉनकेव मिरर्स में जो देखा है वहाँ पे क्या था, अपने पास था मिडल पॉइंट ऑफ दैट स्फीयर था, पोल था, मगर हमारे पास रहेगा ऑप्टिक सेंटर, और अपने पास दो फोकस रहेंगे, F1 और F2। ठीक है, तो डायग्राम में 2F भी दिया गया है। 2F का मतलब है डबल ऑफ द फोकस, मतलब फोकस जो है उसका डबल, दो फोकस है अपने पास। ठीक है, तो फर्स्ट में पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज़ पासिंग थ्रू द सेकेंड फोकस। अभी दूसरे डायग्राम में देखो, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिक सेंटर, जो सेंटर है उसको हम ऑप्टिक सेंटर C से डिनोट करते हैं। जब एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, और जिस पाथ से आ रही है उसी डायरेक्शन में आगे प्रोपेगेट हो जाएगी। अगर तीसरे सिचुएशन में आप यहाँ पे देखो, तीसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है, हमने एक रे ऑफ लाइट को पास किया है, कहाँ से, फोकस से अगर हम इसको पास करेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से जाएगी, ऑप्टिक सेंटर से जा रही है तो डिविएशन नहीं होगा, अगर फोकस से जा रही है तो डेफिनेटली इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस हम वेरियस ऑब्जेक्ट के पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट वेरियस पोजीशन। तो पहला तो हमने पोजीशन रखा है एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी है, हमें पता नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो हमने रेज ऑफ लाइट लिए है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है, अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो डेफिनेटली आफ्टर रिफ्रैक्शन दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट फोकस द F2, द सेकेंड फोकस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लेंस बना हुआ है दो स्फेरिकल सरफेस से, तो उसमें ऑब्वियसली दो फोकस रहेंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे। ठीक है, और सेंटर क्या रहेगा, ऑप्टिक सेंटर रहेगा। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज ऑफ लाइट है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें F2 पे कन्वर्ज हो रही है। और इसका साइज़ कैसा रहेगा, इसका नेचर क्या रहेगा, इसका नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पे मीट हो रहे हैं, और इन्वर्टेड रहेगा। और इसकी साइज़ क्या रहेगी, आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट की साइज़ तो साइज़ का हमें पता नहीं, मगर इमेज अगर देखोगे तो वो रहेगी हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज़ रहेगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, और उसकी पोजीशन रहेगी, इमेज की पोजीशन रहेगी F2 के पास। ठीक है, तो सेकंड केस में हमने लिया है बियॉन्ड 2F रखा है हमने, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, 2F, मतलब डबल फोकस जो एक और दो फोकस दूसरे फोकस के पीछे हमने रखा है। तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे आ रही है, आप देखो वहाँ पे, तो इमेज हमें मिल रही है बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, तो मतलब हमने दो रेज ऑफ लाइट लिए हैं पॉइंट ए से, एक जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जा रही है ऑप्टिक सेंटर से। ऑप्टिक सेंटर से जाएगी तो डिविएट नहीं होगी, और पैरेलल रहेगी तो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। तो फोकस से जाने के बाद ये कहाँ पे मीट हो रही है एक्चुअल में, F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, तो इसका नेचर ऐसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, और वो डिमिनिश्ड रहेगा। ठीक है,
तो द नेक्स्ट केस हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को रखा है 2f1 के ऊपर, ठीक है। 2f1 के ऊपर अगर रखोगे तो और हमने दो सिचुएशंस लिए, दो रेज ऑफ लाइट लिए, एक जा रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक जा रहा है ऑप्टिक सेंटर से। तो पैरेलल है तो डेफिनेटली इट विल पास थ्रू द, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू द फोकस, एंड ऑप्टिक सेंटर से जा रहा है तो डेफिनेटली इट विल नॉट डिविएट एट ऑल। तो दोनों कहाँ पे मीट हो रहे हैं, एट f2, 2f2, मतलब 2f2 पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज जो हमें मिलेगी 2f2 के ऊपर ही मिलेगी। तो उसकी साइज़ क्या रहेगी, सेम साइज़, ऑब्जेक्ट की साइज़ जितनी है उतनी ही रहेगी इमेज की साइज़, ठीक है। उसका नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब है, रियल मतलब व्हेन दे आर इंटरसेक्टिंग एक्चुअली इन रियल में, अगर जब वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं तभी हमें वो रियल और इन्वर्टेड मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को रखा है हमने 2f2, 2f1 और f1 के बीच में, ओके। तो हमने अभी दो केसेस लिए हैं, एक जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, एक ऑप्टिक सेंटर से जा रहा है। तो आफ्टर पासिंग एक जा रहा है f2 से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है आफ्टर रिफ्रैक्टिंग, और ऑप्टिक सेंटर और एक रे ऑफ लाइट जा रही है ऑप्टिक सेंटर से। ऑप्टिक सेंटर से जब वो जाएगी तो विदाउट डिविएशन वो सीधा प्रोपोगेट होती रहेगी। तो हमें पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे मिल रही है, बियॉन्ड 2f2, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड 2f2, और जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है 2f1 और f1 के बीच में तो हमें इमेज पोजीशन मिल रही है 2f2 के पीछे। तो नेक्स्ट हमने रखा है ऑब्जेक्ट को एट फोकस f1 पे रखा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि एक रे ऑफ लाइट हमने ली है, दो दूसरी भी ली है, एक को ऑप्टिक सेंटर से पास किया है, एक को पैरेलली पास किया है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो दोनों पैरेलली रिफ्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब वो कहीं भी मीट नहीं हो रहे हैं। इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, जब वो एक्चुअल में मीट हो। यहाँ पे कोई इमेज कोई रेज ऑफ लाइट मीट हो ही नहीं रहे, मतलब इमेज फॉर्म हो रही है एट इन्फिनिटी, मतलब वो लार्ज रहेगी और रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इन दिस नेक्स्ट वन वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिक सेंटर O, दोनों के बीच में हमने रखा है, f1 और O के बीच में रखा है। तब एक रे ऑफ लाइट हमने पास की है ऑप्टिक सेंटर से, दूसरी पैरेलल। तो पैरेलल तो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से, और क्या रहेगा ऑप्टिक सेंटर से विदाउट डिविएशन। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, एट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है उसी साइड पे ही इमेज फॉर्म होगी। पिछले केसेस में क्या हुआ था, इमेज जो है अदर साइड में फॉर्म हुई थी, मगर यहाँ पे इमेज अगर ऑब्जेक्ट को हम अगर f1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज रेडी होगी, ठीक है, राइट। ये रहेगी वर्चुअल एंड एरेक्ट और एनलार्ज रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये केस है कॉनकेव का। इसमें कॉनकेव में आप देख सकते हो पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, वो डाइवर्ज हो रही है, बट इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द f1। अगर हम इसको डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट को अगर हम इसको पीछे की तरफ से खींच ले तो वो कहाँ पे मीट हो रही है, f1 पे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द f1, राइट। तो सिमिलर चीज़ें सेम रहती है। अगर आप रे डायग्राम अगर उसके रूल्स अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट आप देख सकते हो और एक हमने ऑब्जेक्ट रखा है 2f1 और f1 के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को के साथ हमने दो रेज ऑफ लाइट ली है, एक तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, एक को हमने पास किया है कहाँ से, ऑप्टिक सेंटर से। ऑप्टिक सेंटर से पास करोगे तो ऐसे डिविएट हो जाएगी, सीधी डिविएट नहीं होगी, सीधे चली जाएगी। और एक रहेगी कहाँ से, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द f1, ठीक है, वो डॉटेड लाइन ये दिखाता है। तो ऑब्वियसली हमें पोजीशन कहाँ पे मिल रही है इसकी, एट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिक सेंटर, ठीक है, बिटवीन बच्चों एक बार लॉर्ड बुद्धा को किसी ने पूछा था कि आपको मेडिटेशन से क्या मिलता है, तो लॉर्ड बुद्धा ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा मुझे उससे कुछ नहीं मिलता मगर मैंने बहुत कुछ खोया है। किससे, मेडिटेशन से लॉर्ड बुद्धा ने बहुत कुछ खोया है। तो उस सामने वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है और वो पूछता है कि क्या खोया है। तो वो बोलते हैं कि मैंने एंगर
एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ ओल्ड एज एंड फियर ऑफ डेथ, ये सारी चीज़ें मैंने खोई है। मुझे किसी टेम्पोररी चीज़ों से लगाव नहीं है, मुझे बूढ़ा होने का डर नहीं है, मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मुझे डिप्रेशन का डर नहीं है, मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं है, मुझे ईगो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने खोया है मेडिटेशन से। बाकी कुछ मिला तो नहीं है, मगर मैंने खोया है। तो इस कहानी का अर्थ ये है, हमें मेडिटेशन दिन में 2 या 3 मिनट के लिए, कम से कम 2 मिनट के लिए तो आपको करनी बहुत ज़रूरी है। तो एक एग्ज़ाम्पल बोलता हूँ बच्चों, अगर आपके घर में झाड़ू हो तो आप उसको देख लीजिए, जब तक वो झाड़ू के हुए हैं एक साथ, तभी वो घर का कचरा साफ करने लायक है। अगर वो बिखर गए, वो काड़िया जो झाड़ू के काड़िया है, अगर वो बिखर गए तो खुद कचरा बन जाती है। तो ऐसे ही हमारा चित्त भी वैसी तरह रहता है। अगर हमारा चित्त एकाग्रता से है, एक कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हमारा दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, एनर्जी मिलेगी। अगर आपका चित्त एक जगह पे नहीं है, तो इसका मतलब आपका दिमाग और आपका मन किसी कचरे के डब्बे से कम नहीं है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड बी सेफ, बी हैप्पी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।